चलो, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, हायर प्लांट्स में आप फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो देखो, सबसे पहले तो आपको फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये पता ही होगा। सिंपल सी एक बात है, आपकी सिंपल सी नॉलेज है। ये टॉपिक आप लोग आराम से बेसिक क्लासेस जो है आपकी, लाइक 10th क्लास वहां पे भी पढ़ा था आपने, उससे पहले भी पढ़ते हुए आए होंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या जरूरत होता है बेटा, ये चीज यार ध्यान से समझ। देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, मुझे सनलाइट चाहिए। ठीक है। एक दूसरी चीज, मुझे इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। अब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है आपके, इनऑर्गेनिक मटेरियल बोले तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आपके दो इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। तो इन दो चीजों की प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी हेल्प से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज सनलाइट। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, सो दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, राइट। अब आपका सनलाइट के प्रेजेंस में जो ये आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या बनाते थे आपका, दैट इज ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते थे। और ऑर्गेनिक मटेरियल में आपका क्या आ गया, दैट इज आपका सुक्रोज। ये सुक्रोज से आगे आपका क्या बन सकता है, दैट इज ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज आपका, अगर प्लांट है तो प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल्स हैं तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा, राइट। इसके अलावा आपको क्या यहाँ निकलता था, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकलते हुए दिखेंगे, प्लस यहाँ पे आपको एनर्जी जो है वो भी प्लांट्स को मिलती हुई नजर आएगी। सो दैट इज फोटोसिंथेसिस जो होती थी आपके सनलाइट की प्रेजेंस में, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स किसमें कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज आपका फोटोसिंथेसिस का सबसे लास्ट प्रोडक्ट जो होता था, एंड प्रोडक्ट, दैट इज सुक्रोज होता है। और यही सुक्रोज का फिर फर्दर ब्रेकडाउन होता है, ये कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज से आपको प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, राइट सृष्टि। ये वाली बात समझ में आई, सिंपल सी, एक इजी सी बात। यस सर। अब सृष्टि याद हो तो मैंने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ाई थी तो मैंने वहां तुम्हें एक चीज बताई थी कि आपका ग्लूकोज कहाँ से मिलता है। हमने आ रही ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत ग्लूकोज से ही तो हो रही थी, कि आपका ग्लूकोज का कन्वर्जन फाइनली जो होता था आपके पायरुवेट में होता था, यही तो हमने देखा था। हाँ हाँ। ये ग्लूकोज आपको मैंने वहां बताया भी था कि कैसे मिल रहा था। मैंने बताया था आपका ग्लूकोज आपको सुक्रोज से मिलता है। पहला, या तो सुक्रोज से मिल रहा है, और आपका इन्वर्टेज या सुक्रेज दोनों का एक ही काम है, एक ही चीज है दोनों। इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपका सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो रहा था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, जो फर्दर ग्लाइकोलिसिस के अंदर एंटर हो जाते थे। याद आई वाली बात, यस सर। है ना। एंड देन उसके अलावा आपको जो ग्लूकोज मिलता था वो कहाँ से मिलता है, लाइक प्लांट्स में एक तो सुक्रोज से मिल सकता है, दूसरा स्टार्च से मिलता है जो उसकी स्टोर फॉर्म है। और अगर एनिमल से मिल रहा है तो ग्लूकोज कहाँ से आ सकता है, दैट इज ग्लाइकोजन से आ सकता है। ये बात मैंने समझाई थी तुम्हें, ये राइट, क्लियर वाली बात सृष्टि। सर यस सर। ठीक है, चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट। हमने ग्लाइकोलिसिस में क्या जरूरत है ये तो हमने समझ लिया। ग्लाइकोलिसिस हो रही है प्लांट की ग्रीन लीव्स में होगी। लीव्स में हो रही है क्यों, क्योंकि हमें ये पहले से पता है कि भाई उनके अंदर आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल सी, दैट इज लॉट्स ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट जो आपके फोटोसिंथेसिस का काम करा रहे हैं। अब आ जाते हैं नाउ फोटोसिंथेसिस में सृष्टि। अब इस पूरी कहानी को जो तुम आगे पढ़ोगे ना जितना भी, कैल्विन साइकिल, ठीक है, और इसके अलावा लाइट रिएक्शन में आप जो देखोगे दैट इज आपकी लाइट रिएक्शन जो होती थी, दैट इज आपकी क्या होती है, दिस इज कॉल्ड योर हिल्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें आपके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो आते हैं, ये सारी कहानी आपको यही मैं समझाऊंगा। पहले समरी समझाएंगे हम उसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, फोटोसिंथेसिस को आप सिंपल से बाद में देखें तो हम दो स्टेप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, एक होता है आपका डार्क रिएक्शन। ठीक है, दो पार्ट में ही डिवाइड हो रही है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे कि यहाँ सनलाइट की रिक्वायरमेंट, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तब आपकी लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो पाती है प्लांट्स के लिए। लेकिन डार्क रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ डार्क रिएक्शन है तो बच्चे यहाँ पे ये मत समझ लो कि ये डार्क रिएक्शन आ गया तो उसका मतलब कि ये रात को हो रही है। डार्क रिएक्शन का मतलब जस्ट इसका लाइट का अपोजिट है। लाइट रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही थी इसलिए नाम दिया था। तो भाई लाइट रिएक्शन का अपोजिट जो होता है दैट इज डार्क होता है, तो हमने यहाँ पे इसलिए नाम क्या दिया इसका अपोजिट, दैट इज डार्क रिएक्शन। इट डजेंट मीन्स कि ये आपकी अंधेरे में हो रही है, रात में हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, डार्क रिएक्शन भी आपकी दिन में होती है प्लांट्स में, उनकी लीव्स में, लेकिन
उसके लिए इन्हें सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या नाम दे दिया, दैट इज डार्क रिएक्शन। ये बात क्लियर? क्लियर। ठीक है। अब देखो ये लाइट रिएक्शन की आपको यहाँ पे दूसरे नाम बताएं, क्योंकि इसको रॉबर्ट हिल ने फाइंड आउट किया था लाइट रिएक्शन को, तो उन्हीं के नाम पे दे दिया हिल रिएक्शन, या दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन अभी समझाऊंगा क्यों। डार्क रिएक्शन जो था दैट इज, इनको फाइंड आउट किया था मेल्विन कैल्विन ने, तो उनके नाम पे दे दिया इसका नाम, दैट इज कैल्विन साइकिल। दिस इज कैल्विन साइकिल हो गई। ठीक है, ये इन्हीं के नाम पे आ गई। अब आपके इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। कैल्विन साइकिल जो होती है ये आपकी जो है दैट इज अ यूनिवर्सल पाथवे। जैसे जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तो वहां पे मैंने तुम्हें यूनिवर्सल पाथवे किसे बताया था, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल या ईटीएस। यूनिवर्सल पाथवे बेटा कौन सा था? ग्लाइकोलिसिस। समझ में आ गया, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हमारे मल्टी सेलुलर वेल डेवलप्ड एनिमल्स में सब जगह हो रही थी, प्लांट्स में भी हो रही थी, सब जगह हो रही थी दैट इज। लेकिन वो आपके जो सिंगल सेल्स थे दैट इज प्रोकैरियोट्स, उनमें भी थी, उनमें भी होती थी ग्लाइकोलिसिस। सेम ऐसे ही आपकी जो कैल्विन साइकिल है, ये कैल्विन साइकिल भी आपके जो प्लांट्स है डिफरेंट डिफरेंट, जो आप अभी आगे पढ़ेंगे C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स, उन दोनों में होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल पाथवे। ये आपकी कैल्विन साइकिल क्या हो गई, यूनिवर्सल पाथवे। बात क्लियर? यस सर। चलो, ये कैल्विन साइकिल का ही इसमें नाम होता था। इसके बाद आप आगे देखेंगे C4 प्लांट्स की में भी होती है, एक और साइकिल आती है दैट इज हैचेंस-लाइक पाथवे। वो हम अभी C4 साइकिल भी बोलते हैं उसको हम लोग, वो हम अभी आगे देखेंगे। चलो पहले हम लाइट रिएक्शन पे आते हैं। लाइट रिएक्शन में देखो क्या होता था। लाइट रिएक्शन में एक सिंपल सी समरी सी बात कर लेते हैं कि लाइट रिएक्शन में आपके क्या बनते हैं बच्चे। यहाँ पे आपका एटीपी और एनएडीपीएच, इन दोनों की फॉर्मेशन होती है। आपका एटीपी बनेगा और एनएडीपीएच बनेगा। यहाँ पर आपने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में देखा था, वहां एनएडीएच बन रहे थे, राइट। यहाँ आपका एनएडीपीएच बन रहा है, दोनों एक नहीं है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखते हुए सर चलना। एक बार रिपीट कर दोगे? लास्ट क्लास में आपने देखा था ग्लाइकोलिसिस और आपकी क्रेब्स साइकिल में वहां पर एनएडीएच बन रहे थे, यहाँ पर आपका एनएडीपीएच बन रहा है, दोनों सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। ये चीज थोड़ा ध्यान से रखते हुए चलना, समझते हुए चलना। वो एनएडीएच था, ये एनएडीपीएच है। पी का मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस है, यानी आपके एनएडीएच में अब फॉस्फोरस आके ऐड हो चुका है। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ एनएडीपीएच। क्लियर बात सृष्टि? यस सर। अब यहाँ तुम्हारे ये दोनों जो बने प्रोडक्ट्स, ये एंड प्रोडक्ट है आपके लाइट रिएक्शन। एटीपी बनता है इसमें और एनएडीपीएच बनता है। अब ये दोनों प्रोडक्ट आपके डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं बेटा। दिस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन अ डार्क रिएक्शन। जैसे खाना बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल, सब्जी चाहिए, मसाले चाहिए, तभी आप खाना बना पाएंगे। आपको ऑयल चाहिए, ठीक है, दैट इज वो रॉ मटेरियल है जिसकी हेल्प से आप खाना बनाएंगे। सेम ऐसे डार्क रिएक्शन में जब भाई आपका यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा या सुक्रोज बनेगा, जो आपका फर्दर फाइनली आपका ग्लूकोज बनाएगा, तो बेटा आपको यहाँ पर भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है यहाँ पे आपका एटीपी और एनएडीपीएच है। इज इट क्लियर? यस सर। ये दोनों आपके डार्क रिएक्शन में जाके यूज हो रहे हैं। लाइट रिएक्शन में तो केवल एटीपी और एनएडीपीएच बन रहे हैं, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस। अब चलो लाइट रिएक्शन को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले लाइट रिएक्शन को हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया है, 3 सब स्टेप आ जाते हैं इसकी। फर्स्ट दैट इज फोटो एक्साइटेशन, सेकंड दैट इज फोटोलाइसिस, थर्ड दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, स्टार्टिंग जो होती है वो होती है आपकी फोटो एक्साइटेशन से। फोटो, फोटो का मतलब तो समझ में आता है ना सृष्टि? फोटो का मतलब क्या हाँ। है? लाइट, राइट। एक्साइटेशन का मतलब क्या होगा? दैट इज आपके जब सनलाइट आपकी लीव्स पर पड़ेगी, तो लीव्स के अंदर जो पिगमेंट्स होंगे, राइट, क्लोरोफिल पिगमेंट्स हो गए आपके, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, यानी ये जो पिगमेंट्स होंगे ना, ये उस सनलाइट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं आपके पिगमेंट्स, उस सनलाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स। फोटोन कुछ नई चीज नहीं है, फोटोन आपकी सनलाइट ही होती है। लेकिन एक सिंपल सी बात है सृष्टि, एक कॉमन सेंस है, सनलाइट तो बहुत तेज पड़ती है, सूरज की रोशनी तो बहुत तेज होती है, मॉर्निंग में भी कितनी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब उसमें एक इंसान परेशान हो सकता है, तो क्या पत्तियां, लीफ जो है पेड़ की जो पत्तियां, क्या वो परेशान नहीं होंगी? वो भी तो परेशान हो जाएंगी, राइट, उनको भी तो दिक्कत होगी सनलाइट।
तो इसीलिए क्या होता है, वो सारी की सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती पत्तियां, उनके अंदर जो ये पिगमेंट्स है सारी सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करते एकदम से इकट्ठी, वो उस सनलाइट को छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं और उन बंडल्स को हम बोलते हैं दैट इज फोटोन। क्लियर बात ये वाली? यस सर। ये आपके सनलाइट ही है लेकिन बंडल्स की फॉर्म में है, जिसको हम क्या करें, फोटॉन्स। अब इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कौन करता है, दैट इज एब्जॉर्ब बाय एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स जो आपकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं मेन। तो आपके यहाँ कौन कौन से एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए को छोड़ के, क्लोरोफिल ए जो होता है वो आपका मेन पिगमेंट होता है, उसको छोड़ के सारे के सारे आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल सी, ये सब आपके क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो ये आपका क्या कर रहे हैं, दैट इज सबसे पहले जो आपकी फोटोन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन उसके बाद उस फोटोन को क्या करते हैं, आपके मेन पिगमेंट पर ट्रांसफर कर देते हैं। मेन पिगमेंट क्या है आपका, क्लोरोफिल ए। यहां तक क्लियर सृष्टि? यस सर। और ये क्लोरोफिल ए फाइनली क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, यानी अपने क्लोरोफिल ए में से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन आपका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, इट कैन बी अ प्लास्टोक्विनोन, इट कैन बी अ फेराडॉक्सिन, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने संग कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका हुआ दैट इज फोटो एक्साइटेशन। समझ में आई बात सृष्टि वाली? आई सर। चलो जस्ट गिव मी 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखो, एक बार मुझे थोड़ा सा ना डायग्राम मैं और दिखा दूं तो तुम्हें ना और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तुम्हारा ये देखो, ये डायग्राम तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है मैंने। समझ में आ रही है वाली बात? दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम। यहाँ मैं तुम्हें फोटो एक्साइटेशन ही समझा रहा हूँ कि फोटो एक्साइटेशन हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, इस डायग्राम की हेल्प से समझ। ये आपके फोटोन है, दैट इज आपके जो सनलाइट के स्मॉल बंडल्स हैं, जो सनलाइट एनर्जी जो है आपकी लाइट एनर्जी सनलाइट से जो आ रही है उसके स्मॉल स्मॉल बंडल्स है, दैट इज फोटोन। अब बेटा इस फोटोन को आपके सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया है, जो आपके एसेसरी पिगमेंट्स है। अब सपोज करो ये आपका एसेसरी पिगमेंट्स है, ये जिसने एक्सेप्ट किया, दिस इज योर एसेसरी पिगमेंट। फिर इस एसेसरी पिगमेंट ने क्या किया, यहां से इस फोटोन को दूसरे एसेसरी पिगमेंट को पास कर दिया, यहां से ये फोटोन नेक्स्ट पे चला गया, उससे अगले पिगमेंट पे चला गया, और फाइनली ये आपकी कहां पहुंच गया, रिएक्शन सेंटर पे पहुंच गया ये फोटोन। अब रिएक्शन सेंटर क्या होता है, दिस इज योर क्लोरोफिल ए, जिसको आपने मेन पिगमेंट कहा, दिस इज योर मेन पिगमेंट ऑल्सो। बोला था हमने कि नहीं बोला था ऐसे? बोला था। ये आपका रिएक्शन सेंटर भी है, दिस इज कॉल्ड योर रिएक्शन सेंटर। तो आपके फोटोन को यहाँ पे इस, अब आप देख सकते हो कि आपका फोटोन जो है वो डायरेक्टली रिएक्शन सेंटर पे नहीं जा रहा, वो फोटोन क्या हो रहा है, पहले एसिड पिगमेंट्स पे जा रहा है, दिस इज योर पिगमेंट मॉलिक्यूल जो दे रखे हैं ये आपके एसिड पिगमेंट्स जो मैंने बताया, राइट, दिस इज योर एसिड पिगमेंट्स। तो आपके एसिड पिगमेंट सबसे पहले फोटोन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एंड देन फिर उसके बाद एक दूसरे को पास करते हुए फाइनली आपके रिएक्शन सेंटर तक फोटोन पहुंचा दिया जाता है। ये बात समझ में आई सृष्टि? अब आई। और फिर यहां से जब रिएक्शन सेंटर पे आपका फोटोन पहुंच गया तो यहां से क्या रिलीज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया क्लोरोफिल ए से। और ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, आपका प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर कुछ भी हो सकता है, अगर फोटो सिस्टम सेकंड है तो यहाँ प्राइमरी एक्सेप्टर होता है प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, पीक्यू, जिसको हम पीक्यू भी कहते हैं। और अगर फोटो सिस्टम सेकंड है, पीएस सॉरी फर्स्ट है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, तो यहाँ हो जाएगा फेराडॉक्सिन। इज इट क्लियर नाउ सृष्टि? क्लियर। तो अब ये आपका अल्टीमेटली ये क्या बनाते हैं बेटा, आपके एसिडिक पिगमेंट सारे आपस में मिलके आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इज इट क्लियर नाउ? हाँ। अब यहाँ पे जैसे आपको केवल एक फोटोन दिखाया था, सपोज करो इधर से भी सनलाइट एक्सेप्ट करेगा, भाई सारे फोटोन्स ऐसे आपके फोटोन्स जो है कोई एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थोड़ा या कोई एक पिगमेंट थोड़ा एक्सेप्ट करेगा, बहुत सारे पिगमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो सपोज करो यहाँ से फोटोन को इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से ये आगे चला गया और फिर यहाँ से यहाँ चला गया, तो दैट इज इसने फोटोन को एक्सेप्ट करा, यहाँ से इसने इसको इधर पास कर दिया और यहाँ से इधर पास कर दिया। समझ में आ रही बात मेरी? फिर इसने भी किया ऐसे एक्सेप्ट, इसने इसको दिया और इसको इसको दे दिया, यहाँ इसने भी आपको फोटोन का एक्सेप्ट किया था, इसने आगे पास कर दिया आगे से। दैट इज हाउ आपका यहाँ पे फोटोन्स जो होते थे वो एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट तक पास होते हैं, अल्टीमेटली आपके रिएक्शन सेंटर पर पहुंचते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए पे, जो आपका बॉस है, इन सभी पिगमेंट्स का बॉस बैठा हुआ है।
इज इट क्लियर? अभी डायग्राम समझ में आ गया? आ गया। चलो, अब यहाँ पे आपका एसेसरी पिगमेंट जो थे, एक तो आपका फोटो एक्साइटेशन कर ही रहे हैं, इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। तो यू कैन सी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एक और नाम होता है, दिस इज कॉल्ड एंटीना, तो ये भी इन्होंने बना दिया। इसके अलावा ये एसेसरी पिगमेंट बच्चे एक काम और करते हैं, दे डू वन मोर फंक्शन ऑल्सो। ये एसेसरी पिगमेंट्स आपके शील्ड पिगमेंट्स भी कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड शील्ड पिगमेंट। इसको हम लोग शील्ड पिगमेंट भी कहते हैं। ये देखो, सी दैट, ठीक है। ये आपके जो एसेसरी पिगमेंट है बच्चे, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज आपका शील्ड पिगमेंट भी कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये आपका जो है दैट इज क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन होने से भी बचाते हैं। मैंने लिखा है ना, दैट प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। अभी फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है इसको समझ। देखो, आपको पता ही है सनलाइट में कितनी एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है कि नहीं होती है? अगर हम भी होती धूप है। में निकले ना, हम भी धूप में निकल जाए अब, तो कितनी जल्दी कभी कभी ऐसा होता है ना, चिलचिलाती धूप पड़ती है एकदम, हमारी स्किन पे लगती है बहुत तेज, राइट? तो भाई वही तो हाँ। आपके क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स हैं, आपके एसिड पिगमेंट्स, उसी धूप को, उसी फोटोन्स को तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब कभी ऐसी बहुत तेज धूप पड़ती है तो क्या होता है कि आपके जो एसिड पिगमेंट्स थे ये क्या करते हैं बेटा, जब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की सनलाइट पड़ती है तो ये उसको बहुत जल्दी क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर तक पास नहीं कराते। फिर ये क्या करते हैं बच्चे, आपके उस फोटोन एनर्जी को क्या करते हैं, एक से दूसरे तक पास करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, यानी वही पासिंग द बॉल वाला गेम खेलते हैं ये, कि एक से दूसरे को बॉल पास कर दी, दूसरे से तीसरे से। तो ये पिगमेंट्स आपस में ही एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, जो फोटोन्स हैं उनको ट्रांसफर करते रहते हैं, जब तक कि उन फोटोन की जो एनर्जी है वो कम ना हो जाए। जब वो फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है, जितनी जरूरत है उतनी हो जाती है, तब फिर उसको वो कहाँ पास करते हैं, दैट इज आपके क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं। सो दैट इज हाउ वो आपके क्लोरोफिल ए को जो होते हैं, जो एसिड पिगमेंट्स हैं, वो फोटो ऑक्सीडेशन से बचा देते हैं। ये बात समझ में आई पहले, राइट? एंड इसमें आपका जो मेन शीट, आपका मेन जो पिगमेंट होता है शील्ड पिगमेंट की तरह जो काम करता है, वो होता है कैरेक्टोराइट, दैट इज अ मेन शील्ड पिगमेंट, जो आपका फोटो उसकी तरह काम कर रहा है, आपके फोटो ऑक्सीडेशन से बचा रहा है क्लोरोफिल ए। अभी फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है इसको समझो। देखो, ये तो आपको पता है कि जब आपका रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए पे जब आपका फोटॉन्स आते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, आपका क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हाँ। अब जब बेटा खुद समझो कि जब बहुत ज्यादा फोटोन आ जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा फोटोन आ गए, जितनी जरूरत नहीं थी, क्लोरोफिल ए के पास इतने सारे फोटोन्स अगर आ गए, तो बेटा क्या होगा, कम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज होंगे कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे? वापस बोलना सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब अगर आपके पास फोटोन्स, जैसे नॉर्मल केस में क्या हो रहा था, फोटोन जब आपका रिएक्शन सेंटर पे आता था तो आपका रिएक्शन सेंटर जो है दैट इज क्लोरोफिल ए, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता था। लेकिन जब फोटोन्स बहुत ज्यादा आएंगे, हद से ज्यादा आ जाएंगे, अगर बहुत हाई एनर्जी कंटेनिंग, तो बेटा आपका क्लोरोफिल ए जो है वो कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? बहुत ज्यादा। ज्यादा करेगा। दिस इज कॉल्ड योर फोटो एक्साइटेशन, यानी एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लग जाएंगे जिसकी जरूरत नहीं है। इसी को हम बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर नाउ? ठीक। तो ये हो गई आपका लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप, दैट इज फोटो एक्साइटेशन। अब आपको ये डायग्राम और ये कहानी सारी समझ में आ गई कैसे काम हो रहा है फोटो एक्साइटेशन में। हाँ। चलो अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड सब स्टेज आपकी जो है लाइट रिएक्शन। सेकंड सब स्टेज क्या होती है, दिस इज कम्स इनटू फोटोलाइसिस, सेकंड स्टेज होती है। ये चीज नीट का क्वेश्चन है बेटा, ये आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको ऑक्सीजन जो मिलती है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस किससे मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किससे मिलती है, दैट इज यू गेट इट फ्रॉम वाटर। आपका सेकंड मेजर स्टेप आता है लाइट रिएक्शन में। पहले फोटो एक्साइटेशन हो गया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आ गए, आई मीन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ने फोटोन को ले लिया, फोटोन्स को क्लोरोफिल ए तक पहुंचा दिया, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, दैट इज फोटो एक्साइटेशन हो चुका है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा फोटोलाइसिस। फोटो का लाइसिस का मतलब समझ में आ रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, आपके वाटर।
वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन जो थी वो रिलीज हो गई, और यहाँ पे आपके जो कोफैक्टर यूज होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज आपके मेटल आयंस, मैग्नीज एंड क्लोरीन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से आपके मेटल आयंस यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो दैट इज मैग्नीज और क्लोरीन यहाँ पर यूज होते हैं। इज इट क्लियर बच्चे? सृष्टि, यस सर। दिस इज योर फोटोलाइसिस, ये आपकी फोटोलाइसिस हो रही है, ठीक है, दिस इज फोटोलाइसिस। अब जब फोटोलाइसिस हो रही है तो फोटोलाइसिस के बाद देन अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट फोटोफॉस्फोराइलेशन। लास्ट प्रोसेस आएगी लाइट रिएक्शन की, जिसका मतलब क्या है, फोटो का मतलब क्या होता है सनलाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। जब भी आप फॉस्फोराइलेशन वर्ड कहीं पर पढ़ो तो समझ लो बेटा यहाँ पर एटीपी बन रहा है और एनएडीपीएच बन रहा है, दैट इज एनएडीएच। अगर ऑक्सीडेटिव है तो एनएडीएच बनेगा, प्लांट्स में हो रहा है तो एनएडीपीएच बनेगा। ये वाली बात क्लियर सृष्टि? हाँ। यहाँ एटीपी और एनएडीपीएच बने। मैंने लाइट रिएक्शन की सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या समझाया था, ये बताया था ना कि यहाँ पे आपका एटीपी और एनएडीपीएच बनता है लाइट रिएक्शन के स्टार्टिंग में, हाँ, इन प्रोडक्ट्स। और यही आपके एटीपी और एनएडीपीएच आपके कहाँ यूज हो रहे थे फिर, डार्क रिएक्शन डार्क एज अ रॉ प्रोडक्ट्स। राइट, तो दैट इज। तो अब फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको ये देखना है कि भाई मेरा एटीपी और एनएडीपीएच कैसे बनता है, तो आई विल टेल यू हाउ दे फॉर्म, ये बन कैसे रहे वो हम देखेंगे। अब यहाँ फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपके दो स्टेप आ जाते हैं, एक होता है नॉन साइक्लिक, एक होता है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज हुआ वहां पर वापस नहीं आता, वो आपका एनएडीपीएस बनाने के लिए यूज हो जाता है। पहले एटीपी बनता है, फिर वहां से आपका एनएडीपीएस बनाने के लिए यूज हो गया। दिस इज योर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का मतलब कि जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वापस अपनी उसी जगह पर आ गया, यानी जहां से निकला घूम फिर कर उसी जगह पे आना, यानी एक साइकिल कंप्लीट कर लेना, दिस इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। दोनों का मतलब क्लियर हो गया? हाँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ जनरल इंफॉर्मेशन बता रखी है जो आपको ध्यान रखनी है। आपके इस नॉन साइक्लिक के अंदर बच्चे दो फोटो सिस्टम यूज होते हैं, मैं अभी आगे दिखाऊंगा कैसे होते हैं। एक होता है आपका फोटो सिस्टम सेकेंड, एक होता है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट। दो फोटो सिस्टम आपके नॉन साइक्लिक में यूज होते हैं, जबकि साइक्लिक के अंदर केवल एक ही फोटो सिस्टम यूज होता है, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट। यहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं है, पहली चीज क्लियर वाली बात। यस सर। दूसरा, ये पहला डिफरेंस मैंने बता दिया आपको इन दोनों का। अब दूसरा डिफरेंस, नॉन साइक्लिक के अंदर आपके एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है, एटीपी भी बनेगा और एनएडीपीएच भी बनेगा, लेकिन साइक्लिक के अंदर केवल एटीपी बनता है, एनएडीपीएच नहीं बनता। ये दूसरा डिफरेंस है, क्लियर ये वाली बात? यस सर। डन, चलो अब आ हाँ। जाओ नाउ तीसरा। एक और चीज जो मैं जाने आपको समझाऊंगा यहाँ से, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चे, दैट इज नॉन साइक्लिक के अंदर दो फोटो सिस्टम थे, आपने देखा था, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर क्या होगी, फोटोलाइसिस। फोटो सिस्टम फर्स्ट में फोटोलाइसिस नहीं। हमने अभी देखा था फोटोलाइसिस का मतलब क्या बताया था मैंने सृष्टि? ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसका, किसका ब्रेकडाउन? यस, किसका ब्रेकडाउन? सृष्टि टेल मी द आंसर, किसका ब्रेकडाउन? भूल गए क्या? थोड़ा मिस हो। फोटोलाइसिस में आपका प्रोडक्ट क्या मिल रहा था आपको? फोटोलाइसिस में H2O और क्या कहते हैं O2 बाहर निकल रही थी, मतलब हाँ, वाटर का ब्रेकडाउन। वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा था और ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। तो ये जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है वो केवल आपका नॉन साइक्लिक में हो रहा है, वो भी किसमें, सिर्फ फोटो सिस्टम सेकंड में। ये बात भी तीन बातें मैंने आपको बताई, ये तीनों कहानी याद रख के चलनी है आपको यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है आपका, दैट इज दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ एटीपी और एनएडीपीएच बन रहे हैं और फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर फोटोलाइसिस हो रहा है, जबकि साइक्लिक के अंदर आपका केवल एक फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, यहाँ सिर्फ एटीपी बनता है और यहाँ कोई फोटोलाइसिस नहीं हो रही है। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखते हुए चलनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो अब मैं इन दोनों को आपको समझा रहा हूं, आपके जो डायग्राम दे रखे हैं उनमें ध्यान से सुनना, समझ। जैसे अभी हमने ये देखा वैसे ही अभी हम आगे देखें। ये देखो, मैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पहले वो दोनों समझा। आई जस्ट वांट कि आपको जो मैं पीछे फ्लोचार्ट पढ़ाते हुए चल रहा हूँ फोटोसिंथेसिस का, उसको साथ के साथ उन टॉपिक्स को यहीं का ही पढ़ाते हुए चलो। सो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये टॉपिक्स फिर से एक बार आपके रिवाइज हो जाएंगे। इट विल बी गुड फॉर यू नाउ। अब ध्यान से सुनना, समझो। हम पहले बात कर रहे हैं नॉन साइक्लिक की। नॉन साइक्लिक में मैंने आपको जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन बताया था, क्या था कि भाई जहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो वापस उस जगह पर नहीं आएगा। तो नॉन साइक्लिक में आपको ये चीज साफ नजर आएगी सीधे। देखो यहाँ इस डायग्राम को ध्यान से समझना, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, उसी को बता रहा हूँ। ये आपका सबसे पहले क्या दिखाया है, एलएससी दिखाया है। अब एलएससी समझ में आ गया। सृष्टि, एलएससी क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो मैंने अभी पीछे समझाए थे। यस सर। क्लियर? यहाँ इस एलएससी के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे? आपके प्लांट के पिगमेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं? पिगमेंट्स। है ना? एस्टरी पिगमेंट्स बाहर की तरफ है, बीच में इसका मेन पिगमेंट है, दैट इज रिएक्शन सेंटर, और उसका हमने क्या नाम दिया, दैट इज क्लोरोफिल ए। राइट? यस सर। तो अब यहाँ एलएससी क्या कर रहा है आपका यहाँ पे, दैट इज इस एलएससी में आपके यहाँ क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड है। इट हैज फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है बच्चे, पहली चीज ये एलएससी में आपका कौन सा है, फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम सेकंड है। ये चीज याद रखना, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, ये दो आपके फोटो सिस्टम यूज होते हैं प्लांट्स में। फोटो सिस्टम सेकंड का काम पहले आता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट का काम बाद में आता है। अब ये फिर उल्टा क्यों है भाई, सेकंड क्यों नाम दिया इसको हमने? इसको हम फर्स्ट बोल देते जब काम पहले कर रहा है। तो ये इसलिए नहीं किया क्योंकि बेटा जब डिस्कवरी की गई थी, फाइंड आउट किया गया था, तो सबसे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट मिला था, उसके बाद देन फोटो सिस्टम सेकंड, ये जो दूसरा फोटो सिस्टम है ये हमें देखने को मिला था। लेकिन काम इसका पहले था, लेकिन डिस्कवरी इसकी बाद में हुई। सो दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा है, फोटो सिस्टम सेकंड। और जो हमने पहले फाइंड आउट किया था उसका रखा फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्लियर वाली बात? यस सर। अब देखो फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है ना बेटा आपके, मैंने अभी बताया क्योंकि आपकी भाई सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। तो ये सनलाइट की जिस वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है, वो कौन सी वेवलेंथ एब्सॉर्ब करता है, दैट इज 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर की सनलाइट जब, यानी वेवलेंथ जो आएगी सनलाइट से, ये उसको बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब करेगा और उसमें बहुत बढ़िया काम करवाएगा, बढ़िया वाला काम करेगा, बहुत बढ़िया मस्त वाला। तो इसने क्या किया बेटा, आपका 680 नैनोमीटर की जो सनलाइट थी उसको एब्सॉर्ब किया एलएससी, दैट इज फोटो सिस्टम सेकंड। इसलिए इसका हमने एक और नाम दिया, दैट इज P680। P680 का मतलब क्या हो गया, दैट इज 680 नैनोमीटर की ये सनलाइट एब्सॉर्ब कर रहा है। ये बात क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान सुनो, जब इसने ये सनलाइट को एब्सॉर्ब किया, वही फोटॉन्स को एब्सॉर्ब किया, एस्टरी पिगमेंट्स ने एब्सॉर्ब किया, फिर उसको रिएक्शन सेंटर से पहुंचाया। रिएक्शन सेंटर ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया, रिलीज कर दिया। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। और ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था उसने एक्सेप्ट कर लिया। फोटो सिस्टम सेकंड है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और आगे कैरी करके चला गया, लेके चला गया। यहाँ तक क्लियर वाली बात? यस सर। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रही है, फोटोलाइसिस हो रही है। यू कैन सी हियर दिस इज अ फोटोलाइसिस। वाटर जो है, इस वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और नेसेंट ऑक्सीजन जो थी ये रिलीज हो गई कि नहीं हो गई? ये हाँ हुई। ये ऑक्सीजन तो यूज हो जाएगी प्लांट्स के अंदर, और जो ऑक्सीजन बचेगी वो सारी की सारी ऑक्सीजन प्लांट्स एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे ताकि वो हम यूज कर सके, हम जैसे लोग। ठीक है? लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन था बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज वेरी यूजफुल। ये जो, मेरी बात सुन लो, ये इलेक्ट्रॉन तो अभी यहाँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यूज हो जाएगा। बचेगा ये प्रोटॉन। ये प्रोटॉन आपके एटीपी बनाने के लिए यूज होंगे। जैसे आपने देखा था ईटीएस पढ़ा था जब हमने, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल एंड ईटीएस, हाँ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो वहां मैंने तुम्हें बताया था प्रोटॉन्स जो होते हैं एटीपी सिंथेस, जो आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ था,
वहां से आपके हाँ F0 F1 पार्टिकल से पास हो रहे थे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करते थे और आपका एटीपी बन रहा था, बताया था ना। हाँ यहाँ पर भी ये वही प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन यहाँ पर एटीपी बनाने के लिए यूज होंगे, जो आपके लाइट रिएक्शन में बन रहे थे, NADPH ATP वो यही बनाएंगे। राइट, मेरी बात क्लियर सृष्टि। क्लियर। एंड दूसरा, इलेक्ट्रॉन आपके जो होते हैं ये आपका कहाँ यूज हो रहा है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। कैसे हो रहा है समझो बच्चे। अब जब क्लोरोफिल ए से आपका ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, तो क्लोरोफिल ए के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, समझ हाँ गए। भाई मेरे पास 50 रुपए थे, मैंने वो 50 रुपए किसी को दे दिए, तो मेरे पास 50 रुपए ही तो बचे थे, और वो भी मैंने किसी को दे दिए। अब मेरे पास क्या बचा, जीरो, कुछ भी नहीं बचा ना। हाँ मेरा कोई दोस्त है भाई, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा, उसने मुझे 50 रुपए दे दिए, ले भाई तू परेशान मत हो, मैंने तुझे 50 रुपए दे दिए, तो मेरे पास फिर से 50 रुपए आ गए। नाउ आई एम हैप्पी, भाई चलो मैंने 50 रुपए किसी को दिए, लेकिन मुझे फिर से 50 रुपए मिल गए। वही चीज सेम यहाँ हो, कि भाई आपका क्लोरोफिल ए था, उसने जब इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई थी, लेकिन यहाँ फोटोलाइसिस हो रही है, और इस फोटोलाइसिस में जो ये इलेक्ट्रॉन था ये इस क्लोरोफिल ए को मिल जाएगा वापस। सो दैट इज हाउ इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी हुई। बात समझ में आ गई कि यहाँ फोटो सिस्टम सेकंड में ही आपका फोटोलाइसिस क्यों हो रही थी। क्लियर नाउ। क्लियर। चलो अब यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है फोटो सिस्टम सेकंड में, प्लास्टोक्विनन ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको लेके कहाँ पहुंच गया, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये पहुंच गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। वही सेम ETS वाला प्रोसेस आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको पता है ATP बनेगा। तो ये जो इनऑर्गेनिक ADP था, और सॉरी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आपस में बाइंड करके इन्होंने क्या बना लिया, ATP बना लिया। क्लियर ये वाली बात सृष्टि। हाँ क्लियर। देन यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अगेन इलेक्ट्रॉन जो था वो रिलीज हुआ। अब वो कहाँ पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट में पहुंच चुका है। इज इट क्लियर। अब आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या कर रहा है बेटा, ये भी तो सनलाइट, क्योंकि ये भी तो आपका LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये भी तो आपका क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो सबसे बढ़िया इसके लिए जो जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है वो है 700 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर की सनलाइट तो आपको फोटो सिस्टम सेकंड एब्जॉर्ब कर रहा था, फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 नैनोमीटर की सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया, दैट इज P700। इज इट क्लियर। यस सर। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना सृष्टि। यहां से आपका जब इलेक्ट्रॉन निकला था बच्चे, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन था, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से मिल रहा है LHC को, और दूसरे भाई जो ये फोटोन एक्सेप्ट कर रहे हैं इसके एक्सरी पिगमेंट्स, फिर वो इस फोटोन को आपके कहाँ पहुंचाएंगे, मेन रिएक्शन सेंटर तक, क्लोरोफिल ए तक, तो वहां से भी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। रिपीट। सब मेरे बात ये समझ में आई, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको कहां से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू आ रहा है। दूसरा जो हाँ फोटोन्स थे सनलाइट से जो आ रहे थे फोटोन्स, उनको इन्होंने एब्जॉर्ब किया था, तो वहां से भी तो इनको इलेक्ट्रॉन हाँ मिलेंगे अल्टीमेटली। हाँ। यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन दो जगह से मिलता है, आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन दो जगह से मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू जो आ रहा है, दूसरा जो सनलाइट से मिला इनको फोटोन के थ्रू। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, और इसीलिए यहाँ पर फोटोलाइसिस भी नहीं हो रही है। ये बात क्लियर। क्लियर। अब तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई मेरी फोटोलाइसिस जो हो रही है लाइट रिएक्शन में, वो सिर्फ फोटो सिस्टम सेकंड पे हो रही है, फोटो सिस्टम फर्स्ट पे नहीं हो रही, और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही, ये भी क्लियर हो गया। डन। हाँ अब यहां से तुम्हारा फोटो सिस्टम फर्स्ट से वही क्लोरोफिल ए से आपका इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, एंड ये इलेक्ट्रॉन इसको किसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको फेराडॉक्सिन, क्योंकि फोटो सिस्टम फर्स्ट है तो फेराडॉक्सिन आ गया यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FD, फेराडॉक्सिन दैट इज कॉल्ड FD। इसने एक्सेप्ट कर लिया, और बेटा जब इसने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया, इसको आगे कैरी करके लेके गया, तो आगे आपका क्या था बेटा, NADP रिडक्टेज, ये एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। आपके नॉन साइक्लिक में ये NADP रिडक्टेज एंजाइम भी है, और इस एंजाइम की हेल्प से इलेक्ट्रॉन किसमें यूटिलाइज हो गया बेटा, NADP से आपका NADPH बनाने में। तो अब आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि NADP जो था वो आपका रिड्यूस होके क्या बना रहा है, NADPH बना रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चे, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। आपका इलेक्ट्रॉन कहां से निकला था, फोटो सिस्टम सेकंड से, क्या ये वापस फोटो सिस्टम सेकंड में आया, नहीं। ये आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज हो गया, NADPH बनाने में और ATP बनाने के लिए यूटिलाइज हो गया आगे जाकर।
तो दैट्स वाई ये क्या हो गई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसको हम जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। जेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप इसको देखोगे तो देखो, आप इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखोगे तो आपको जेड बनते हुआ दिखाई देगा, साफ दिख रहा है ऐसा, मैं डॉटेड करके बना रहा हूँ, राइट, क्लियर। तो दिस इज जेड स्कीम, इसको हम जेड स्कीम भी बोल दिया उन्होंने। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, ये डायग्राम सारा अच्छे से समझ में आ गया तुम्हें, नॉन साइक्लिक वाला, सृष्टि ये डायग्राम एक क्लियर? सेकेंड सर। श्योर, कोई डाउट तो नहीं रहा इस डायग्राम में अब? एक है ठीक है, अब शायद, एक मिनट, थोड़ा सा डाउट है। क्या बोलो? आपने कहा ये फोटो सिस्टम 1 में, हाँ फर्स्ट में, एक तो LHC से इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से मिल रहा है, ETS से मिल रहा है, सॉरी, हाँ ठीक है, और एक ये लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फोटोन आ रहे हैं, वो फोटोन आपके जब फोटोन आ रहा है तो वो एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा आगे चल के होगा। क्लोरोफिल है, हाँ क्लोरोफिल ए से आपका जो मेन रिएक्शन सेंटर है वहां से इलेक्ट्रॉन रिमिट हो रहा है। फोटो सिस्टम सेकंड में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं है, एक सेकंड बेटा, वहां भी तो लाइट एब्जॉर्ब हो। हाँ वहां पर भी हो रही है, एक सेकंड में जरा, एक मिनट बेटा, है ना, वहां पर भी आपकी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो भी चीज बहुत सही है, सही बात बोल रहे हो। तो बेटा नाउ वी विल लुक द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक देखिए, ये हमारा नॉन साइक्लिक था, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन यूज हो गया एटीपी और एनएडीपीएस बनाने में। अब साइक्लिक में क्या हो रहा है, साइक्लिक में जहां से आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वहीं पर ही वापस आएगा। अब यहाँ देखो, इसमें तुम्हें साफ नजर आ रहा है कि भाई मेरा केवल एक ही फोटो सिस्टम फर्स्ट यूज हो रहा है, दैट इज P700। P700 दैट इज LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो अभी आपने पीछे देखा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहाँ केवल यही यूज हो रहा है, ठीक है। 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब करी, देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया। ये इसने जब इलेक्ट्रॉन को इमिट किया यहाँ से, तो यहाँ पे भी आपकी फोटोलाइसिस नहीं हो रही है, क्यों? रीजन आप साफ देख सकते हो, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ P700 जो था फोटो सिस्टम फर्स्ट, वहीं से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था और वापस वहीं आ गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का तो नुकसान हुआ ही नहीं यहाँ पर भी, सो दैट्स वाई यहाँ पर भी फोटोलाइसिस नहीं हो रही। क्लियर सृष्टि? यस सर। अब यहाँ से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और इस इलेक्ट्रॉन को आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दैट इज फेराडॉक्सिन, एफडी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज एफडी जो मैं लिखा हुआ है यहाँ, दिस इज, इसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड नाउ इस एफडी ने इसको आगे कैरी करके लेके गया, कैरी करके ले गया, तो यहाँ पे आपका एज यू नो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है नहीं, सो दैट्स व्हाई आपका एनएडीपीएस भी नहीं बनेगा। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपका एनएडीपी रिडक्टेज है नहीं, जैसा कि आपने पीछे देखा था नॉन साइक्लिक। तो इसीलिए यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो था सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में गया, यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन कर दी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से, और देन इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस फिर से क्लोरोफिल P700 यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट में वापस आ गया। सो दैट्स व्हाई जहां से निकला इलेक्ट्रॉन वहीं आ गया। दिस इज कॉल्ड योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर। ठीक है, और आपको यहाँ क्या देखने को मिला, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट है, सिर्फ एटीपी बन रहे हैं और फोटोलाइसिस भी यहाँ पर नहीं हो रही है। डन, क्लियर? तो अब आपको लाइट रिएक्शन समझ में आ चुकी है अच्छे से सृष्टि? वापस वो थोड़ा स्लाइड करना इधर, राइट शिफ्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके। अब आ जाओ नाउ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, इज इट क्लियर टू यू नाउ? लाइट रिएक्शन में कैसे आपके एटीपी बन रहे हैं, एनएडीपीएस बन रहे हैं, दोनों डायग्राम समझ में आ गए अच्छे से। अब आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक हो कर रहा है, तो देखो साइक्लिक जो होता है और नॉन साइक्लिक, आपका नॉन साइक्लिक थाइलाकोइड रीजन में होता है, दैट इज फाउंड इन थाइलाकोइड रीजन, और साइक्लिक जो होता है ये स्ट्रोमा लैमेली में होता है, दिस इज फाउंड इन स्ट्रोमा लैमेली। लेट मी शो यू, ये देखो, ये मैंने क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाया था, ये मैंने दिखाया है थाइलाकोइड रीजन। तो इस थाइलाकोइड रीजन में आपका क्या हो रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यू कैन सी हियर, आपका नॉन साइक्लिक में क्या आता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों इन्वॉल्व, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट है। ये तो समझ में आता है, दिस इज योर थाइलाकोइड,
और कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेना, यस सर। है ना, दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेना, सिंगल वन इज थैलेकोइड। तो इन थैलेकोइड के अंदर आपके ये फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। जबकि ये जो स्ट्रोमा लैमेली होते हैं और जो ये स्ट्रोमा है बेटा, स्ट्रोमा लैमेली है स्ट्रोमा, यहाँ इनके अंदर क्या हो रहा है बच्चा आपके, दैट इज क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लैमेली में आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, दैट इज सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रोमा। फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता था इन अ स्ट्रोमा लैमेली, यहाँ से फोटोसिस्टम फर्स्ट है, तो इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है आपका साइक्लिक हो रहा है, यहाँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर बात मेरी सृष्टि, इज इट क्लियर? वापस रिपीट करूं? क्लियर। ठीक है, तो ये हो गई लोकेशन कि आपका कौन सा कहां पर हो रहा था। दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन। सो नाउ मैंने अब आपको पूरी तरह से आज जो बताया है, दिस इज आपको लाइट रिएक्शन समझा दी है। आई होप सो अब आपको लाइट रिएक्शन क्लियर हो चुकी होगी। अब आपको फोटोलाइसिस भी समझ में आ रही है कि मेरी फोटोलाइसिस फोटो सिस्टम सेकंड में हो रही है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में नहीं हो रही। एटीपी की प्रोडक्शन जो हो रही है कहाँ हो रही है? हाँ, वन मोर थिंग इज ऑल्सो बच्चे, वन मोर थिंग इज ऑल्सो, टेल मी वन मोर थिंग बच्चे। इस डायग्राम में मेरा एक क्वेश्चन था तुमसे, ये डायग्राम अब क्लियर हो गया है, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। नाउ टेल मी वन थिंग कि यहाँ पर एटीपी जो बन रहा है वो कौन से फोटो सिस्टम में बन रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में या सेकंड में? एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है इस डायग्राम को? फॉर्मेशन फोटो सिस्टम सेकंड में हो रही है या फोटो सिस्टम फर्स्ट में हो रही है? फर्स्ट में। एटीपी की फॉर्मेशन फर्स्ट में हो रही है। अच्छा चलो, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो था फोटो सिस्टम सेकंड से एमिट हुआ, फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में एटीपी बना, और देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो था फोटो सिस्टम फर्स्ट में गया। तो एटीपी फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाने से पहले बन रहा है इलेक्ट्रॉन के या उसके बाद बन रहा है? पहले। तो बेटा फोटो सिस्टम फर्स्ट अभी चालू ही नहीं हुआ, तो बन कहां से गया एटीपी उसमें? आपका एटीपी हमेशा किसमें बनता है? फोटो सिस्टम सेकंड में। कम टू दिस डायग्राम जो मैंने नीचे बना के दिखाया था, इस डायग्राम में आके देखो, इस डायग्राम में तुम्हें साफ नजर आ रहा है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से गया, सेकंड से ईटीएस में गया, तब वहां तुम्हारा एटीपी बना था, यहाँ एटीपी बन रहा है, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के फोटो सिस्टम फर्स्ट में गया है। तो आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट तो अब यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से फोटो सिस्टम फर्स्ट शुरू हो रहा है। तो एटीपी अब फोटो सिस्टम फर्स्ट में बन रहा है कि सेकंड में बन रहा है? सेकंड में। अब दिमाग में आया? हाँ वो ठीक है, आ गया। एंड एनएडीपी कहाँ बन रहा है? एनएडीपीएच कहाँ बन रहा है? फर्स्ट में। अब क्लियर? दैट इज नॉन साइक्लिक के अंदर एटीपी की फॉर्मेशन फोटो सिस्टम सेकंड में होगी एंड एनएडीपीएच की फॉर्मेशन फोटो सिस्टम फर्स्ट में होगी। दिस इज सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन जो मुझे तुम्हें समझानी। दिस इज ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन। एनी डाउट रिगार्डिंग दैट? नहीं। श्योर? हाँ। चलो ठीक है, तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। मैंने आज तुम्हें लाइट रिएक्शन अच्छे से समझा दी है। ओके, एक बार इसको पढ़ना। आई विल टेक सम मोर टाइम टुमारो या मे बी डे आफ्टर टुमारो, एंड देन मैं उसके बाद तुम्हें डार्क रिएक्शन कंप्लीटली समझाऊंगा उसको। ठीक है? ओके।